नमस्कार साथियों, आज हम लोग राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें कि जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक नियम, कानून, संविधान की ज़रूरत पड़ती है। अपने परिवार को या आप देख लें चलाने के लिए किसी तरीके से एक सिस्टम होता है। उस तरीके से जब हमारे समाज में परिवर्तन होता है या सिस्टम में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षा में भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है वैसे शिक्षा में परिवर्तन किया जाता है। और शिक्षा में जो परिवर्तन होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो एक मीडिएटर होता है वो होता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा और उसी पाठ्यक्रम के आधार पे जो हमारे बच्चे हैं, देश के कर्णधार हैं या देश के जो नई पीढ़ियां हैं, उन्हीं के माध्यम से समाज में सुधार होगा, परिवर्तन होगा जो आगे की। तो उनके पाठ्यक्रम के द्वारा ही उस व्यवस्था को एडजस्ट किया जाएगा। बच्चे हैं, समाज है, परिवार है, देश है, राष्ट्र है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो लाई गई, उसी को देखते हुए कि जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना आता गया और वैसे वैसे जब तक हमारी पुरानी प्रणाली जैसे होता नहीं, पहले आदि काल में गुरुकुल व्यवस्था, फिर इस तरीके से प्राकृतिकवादी व्यवस्था, भौतिकवादी व्यवस्था, इस तरीके से अब एकदम साइंस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है। तो वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन को व्यवस्थित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। और शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो है उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है। जैसे जॉन डीवी ने कहा ना, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम होता है। और वहीं जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। अब शिक्षा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय ये सारी यहाँ से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005, इसको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसको कहेंगे। अब पाठचर्या या पाठ्यक्रम, इसको पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, पाठ्यक्रम, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पाठ्य और एक होता है क्रम। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री, पढ़ने योग्य सामग्री, और क्रम का मतलब एक निश्चित क्रम। पढ़ने योग्य सामग्री का एक निश्चित क्रम, उसी को पाठ्यक्रम कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं। और यह अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द से बना हुआ है। कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ? कुर्रर, कुर्रर शब्द से बना हुआ है, कुर्रर शब्द से। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। यानी बालक या व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में तब तक दौड़ता रहता है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे आप। लैटिन भाषा का शब्द कुर्रर, करिकुलम से बना हुआ है। और यह उसके देखिए सबसे पहले जो पाठचर्या या पाठ्यक्रम बनाया गया 1975 में, उसके बाद 1988 में, फिर 2000 में, फिर उसके बाद 2005 में। ये नवीनतम दस्तावेज है, सबसे नवीनतम दस्तावेज ये। और ये नवीनतम दस्तावेज जो बनाया गया, ये किसके कहने पे बनाया गया? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पे बनाया गया। अध्यक्ष कौन बने इसके? अध्यक्ष बने प्रोफेसर यशपाल, अध्यक्ष बने प्रोफेसर यशपाल। सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की
सदस्यों की संख्या थी, टोटल कहेंगे तो 38, और केवल NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के सदस्यों की संख्या 35 थी। 3 सदस्य जो है, 3 सदस्य NCERT के थे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। 3 सदस्य, टोटल सदस्य 38, केवल NCF के सदस्य 35, 3 सदस्य NCERT मिला करके टोटल हो जाते हैं 38। ये इसका जो प्रोफेसर यशपाल जी थे, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके निदेशक जी कौन थे? निदेशक थे आपके प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी थे। और प्रोफेसर यशपाल जी का एक नारा था, शिक्षा बिना बोझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी या अधिगम बिना बोझ के इसको कहते हैं, अधिगम बिना बोझ के, यानी इसका इंग्लिश में लर्निंग विदाउट बर्डन, ये था। इसे 17 प्रदेशों में लागू किया गया, शुरू में 22 भाषाओं में ट्रांसलेट करके। 2005 में प्रत्येक प्रदेश को 10-10 लाख रुपया दिया गया। और इसके कुछ सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग, सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला सिद्धांत इसका था, सिद्धांत था, इन्होंने कहा कि शिक्षा को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। ठीक, यानी शिक्षा को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, उसके बाहरी वातावरण से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ भ्रमण कराया जाए, गतिविधि कराया जाए। और रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको रेलवे स्टेशन घुमा के दिखा दीजिए, रोडवेज के बारे में पढ़ा रोडवेज दिखा दीजिए, किसी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा रहे अभ्यारण्य घुमा दीजिए, कहीं किसी झरना के बारे में पढ़ा उसको झरना, इस तरीके का होता नहीं कि टूर वगैरह में जाते हैं। तो इसको इन्होंने कहा यही सारी चीज़ें थी कि पहले क्या था कि बच्चे को केवल किताबी नॉलेज दिया जाता था और बच्चे जो उसमें बोर हो जाते थे। लेकिन अब क्या था कि बच्चे को विद्यालय के बाहरी वातावरण से भी जोड़ा जाए ताकि उसको समझने, सोचने, याद करने में उसको आसानी हो, उसको शिक्षा बोझ ना लगे। जैसे विद्यालय की शिक्षा केवल रटंत होती। दूसरी चीज़ यही बात है, उन्होंने, ये तो पहली बात थी, दूसरी चीज़ ने कही रटंत प्रणाली का विरोध किया, इसने विरोध किया। यानी रटंत विद्या जो होती है वह अस्थायी होती है और जो तर्क करके, सोच करके, समझ करके, विवेकपूर्ण तरीके से याद किया जाता है वो अस्थायी होती है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो बच्चा सोच समझ चिंतन मनन करके उसको याद करे ताकि वो अस्थायी उसका ज्ञान बना रहे। तीसरी चीज़ इन्होंने बताया, शिक्षा को पाठ्यक्रम केंद्रित ना किया जाए, अब शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम से ही ना लिया जाए, उसको पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है बच्चे के रुचि, योग्यता, क्षमता, दृष्टिकोण को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। केवल पाठ्यक्रम जो है, बच्चा अभी पढ़ना चाह रहा मैथ तो हम पढ़ा रहे हैं उसको हिंदी, ऐसा ना हो। हम बच्चा खेलने के मूड में है तो हम कह रहे हैं कि नहीं चलो पढ़ो, ऐसा ना हो। बच्चे की जो
मन में आ रहा है कि नहीं ये काम करना। जिसे देखें कि जो समय सारणी विद्यालय में बनती है, शुरू के जो कुछ विषय होते हैं लेंदी होते हैं, कठिन होते हैं, जैसे मैथ हो गई, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, तो समय सारणी इस तरीके से बनाई जाए कि शुरू के जो पीरियड हों वो इस तरीके के सब्जेक्ट हों जो बच्चा जल्दी से कवर कर ले। बाद की जब बच्चा पढ़ते पढ़ते 6वीं 7वीं 8वीं घंटी में जाता है तो उसको ईजिली सब्जेक्ट, जैसे खेल ओल का हो जाए, कहानी का हो जाए, हिंदी का हो जाए, इस तरीके के सब्जेक्ट लगाया जाए तो वो जल्दी याद करेगा। पाठ्यक्रम केंद्रित ना होकर के, यानी किस कौन सा केंद्रित, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित हो जाए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। तीसरी बाल केंद्रित शिक्षा, चित्रा जी गतिविधि के आधार पे, गतिविधि के आधार पे शिक्षा दी जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया। आजकल देख रहे हैं आप लोग कि स्कूलों में टीचर हैं, अच्छे अच्छे प्ले करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करवा रहे हैं ना। बच्चे, मैडम लोग हैं, डांस करके बच्चों को पढ़ा रही हैं, कहानी, कविता, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मतलब छोटे क्लास से लेकर के बड़े स्तर तक की सारी चीज़ें हैं। विशेषकर भाई बेस मजबूत रहेगा तभी ना आगे चल के बच्चा समझ में आएगा उसको, तो बेस को ही विशेष फोकस किया गया। आप ये देख ही रहे हैं कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी बोझ किस पे था, बच्चे ही बैग पूरा, जितना उनका वजन नहीं होता था और उससे ज़्यादा जो बच्चे के बुक्स लाद दी जाती थी वो उसके, तो उस पर रोक लगाया गया ये 2005 वाली व्यवस्था में। अगला आपका है 5वां है, शिक्षा को देश प्रेम से जोड़ा जाए। भाई शिक्षा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए अगर उपयोगी नहीं होगी तो शिक्षा का क्या मतलब है। आखिरकार कोई चीज़ की उपयोगिता नहीं अगर है तो उसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था हो उस शिक्षा व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रयोग करके बच्चे को ये बताया जाए कि हमारा देश है, हमारा समाज है, जो भी नुकसान होगा अपने समाज का होगा, अपने देश का होगा, उसके अंदर समानता की भावना हो, उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना हो, उसके अंदर बंधुत्व की भावना हो, दयालुता, नैतिकता, सामाजिकता, समाज, तमाम चीज़ें इस तरीके से जो नैतिक चीज़ें हैं उसके अंदर उसका समावेश हो। कहीं भी कोई नुकसान हो रहा है तो उसको लगे कि हाँ मेरे देश का नुकसान हो रहा है। कुछ लोग होते नहीं, अरे छोड़ देते हैं, अरे सरकार का काम है यार, मेरा थोड़ा है, सरकार अपना करेगी ना। लाइट जल रही है खंबे पे, उसको जलने दीजिए, पानी खुला हुआ है नल के गिरने दीजिए, तो उनके अंदर ये भावना रहेगी। देखिए अब जो राष्ट्र नई शिक्षा नीति बनी है 2020 उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन किया गया है। जैसे बच्चों को जो नंबरिंग करना है, बच्चों का रिजल्ट जो आता है उस रिजल्ट में एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आएगा ही, प्लस पूरा स्टाफ भी अपना अंकन करेगा और उसके साथ साथ बच्चे के साथ पढ़ने वाले जो उसके क्लासमेट होंगे, जो उसके सहपाठी होंगे, वो भी कुछ नंबर देंगे। वहाँ उन्होंने इतनी अच्छा ये जो व्यवस्था की है कि इतनी अच्छी है कि वहाँ बच्चे के अंदर शुरू से ही ये लगेगा कि सभी बच्चों के साथ मेरा जो है तालमेल, मेरा दोस्तियाँ मतलब एक तरीके से दोस्ताना संबंध हो, फ्रेंडशिप हो, तभी मुझे अच्छा नंबर मिलेगा। तो शुरू का संस्कार जब बच्चे के मन में आएगा कि ये ऐसा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार हो, दोस्ती का व्यवहार हो, तो उसके संस्कार में हो जाएगा तो लास्ट तक वो सबसे प्रेम व्यवहार के साथ अपना जीवन बिताएगा। तो इस तरीके से कि देश प्रेम की भावना हो, समाज के हित की भावना हो, ये सारी चीज़ें हैं। और शिक्षा को बच्चों को सक्रिय करना है, बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना है, मतलब सभी स्तर के बच्चों, न किसी जाति के आधार पे, न किसी धर्म के आधार पे, न किसी लिंग के आधार पे, न किसी वर्ण के आधार पे, न किसी छोटे बड़े के आधार पे भेदभाव न किया जाए। दूसरी चीज़ है कि बच्चे के योग्यता, क्षमता, रुचि, रुझान को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसके मेन जो वही है कि प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष, प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निदेशक,
टोटल 38 सदस्य थे, लेकिन 35 सदस्य एनसीएफ के, 3 सदस्य एनसीईआरटी के। शिक्षा बिना बोझ के। और एक चीज़ और इसमें थी कि इसको लिया कहाँ गया था, इसको एनसीएफ 2005 को कहाँ से लिया गया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था। क्या निबंध था? सभ्यता और प्रगति, सभ्यता एवं प्रगति। उनका ये था कि सृजनात्मकता, उदार आनंद और बचपन की कुंजी है। ये भी आप याद रखेंगे कहाँ से लिया गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, वहाँ से लिया गया था। और उसमें बचपन शब्द को ही लिया गया कि बचपन से ही बच्चा जब अच्छा पाठ्यक्रम, अच्छा संस्कार, अच्छी जानकारी मिलेगी तो वो लास्ट तक उसके जीवन में परिलक्षित होगी और वह हमारे अपना विकास करेगा, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश, देश, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो विकास करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।